नमस्कार साथियों, स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय और आज हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के बीच में जो अभी सीमा का विवाद चल रहा है। आप आजकल सुर्खियों में, अखबारों में, हर जगह चैनल्स में देख रहे होंगे कि आजकल एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद। क्या है ये विवाद, क्यों है, किस क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव है और क्या इसका इतिहास है, ये सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है नेपाल का आधिकारिक मैप जो अभी वर्तमान में नेपाल ने हाल ही में जारी किया है, वह मैप है। इसके अंदर कौन सा विवादित क्षेत्र है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नेपाल ने अभी हाल ही में मैप जारी किया था 20 मई 2020 को। तब से लेकर ये विवाद है नेपाल के नक्शा जारी करने के बाद में। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये हिस्सा, ये जो आप चोंच जैसी आकृति देख रहे हैं, ये हिस्सा विवाद का कारण बना हुआ है। क्या है कि ये वर्तमान में भारत के कंट्रोल के अंदर ही है, भारतीय क्षेत्र के अंदर है, इसमें भारतीय सेना यहाँ पर रहती है, ये भारत के कंट्रोल में है, लेकिन इसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा दिया है, तब से ये विवाद चल रहा है। हालांकि विवाद इससे भी पुराना है, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये विवाद उत्पन्न कहां से होता है और नेपाल और भारत के मध्य सीमा का निर्धारण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले बात आती है इसकी। ठीक है दोस्तों, क्या था कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तभी भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ था एक संधि के माध्यम से, जिसे हम जानते हैं सुगौली की संधि, जो 1816 के अंदर हुई थी। हुआ क्या दोस्तों, वर्ष 1814 की बात है। 1814 में नेपाल के अंदर था, 1814 के अंदर नेपाल के अंदर गोरखा साम्राज्य था। ठीक है, गोरखा साम्राज्य और जो भारत के अंदर, नेपाल में तो गोरखा साम्राज्य था और भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशों का राज था, इनके मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम एंग्लो नेपाली युद्ध कहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एंग्लो नेपाली युद्ध। ये 1814 के अंदर हुआ और ये 2 साल तक चला। 2 साल तक चलने के बाद में 1816 के अंदर ये नेपाल की हार के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। इसके अंदर नेपाल हार गया और नेपाल को अपने कुछ क्षेत्र, जैसे सिक्किम का क्षेत्र था, दार्जिलिंग का था, ये हिस्से उसे गंवाने पड़े और ये ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में चले गए। तो उस दौरान 1816 के अंदर इन दोनों के मध्य, नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के मध्य संधि हुई, नेपाल और भारत यानी ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा को लेकर। उसे हम जानते हैं सुगौली की संधि, जो कब हुई, 1816 के अंदर। क्या नाम है संधि का, सुगौली की संधि। ठीक है, ये सुगौली की संधि नेपाल और भारत के मध्य सीमा निर्धारण को लेकर हुई। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया कि जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी से इसके नदी का एक तट यानी पूर्वी तट का जो हिस्सा है वो नेपाल का होगा और इस नदी के उस तरफ का हिस्सा वो भारत का होगा। ठीक है, मान लो ये नदी है, जैसे इसके इस तरफ का हिस्सा ये नेपाल का होगा और ये हिस्सा जो है भारत का होगा। ठीक है, ये कहा गया। इस तरह से तो नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण होगा और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण होगा मेची नदी से। मेची नदी के इस ओर का क्षेत्र, पश्चिम की ओर का क्षेत्र नेपाल का होगा और इससे पूर्व की ओर का क्षेत्र ये जो है ये भारत का होगा। ठीक है, इस तरह से ये तय हुआ सुगौली की संधि में। अब दोस्तों, विवाद जो वर्तमान विवाद का कारण भी बना हुआ है, ये होता है कि ये महाकाली नदी का उद्गम, जिसे काली नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम कहां से होता है। वर्तमान विवाद इसको लेकर है कि इसके उद्गम के आधार पर ही तो नेपाल और भारत का विभाजन हुआ था, तो ये इसका उद्गम कहां से होता है, वर्तमान विवाद ये है। ठीक है, तो नेपाल ने अभी वर्तमान हिस्सा जारी, वर्तमान अपना नक्शा जारी किया है। इसके अंदर उन्होंने इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र के अंदर दिखाया है, महाकाली नदी के उद्गम का आधार बताते हुए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नदी ऐसा नहीं होता कि एक जगह से निकली और बहती हुई चली गई, जैसा कि इस प्रकार से नहीं होता है कि ये नदी ऐसे चली और ये बहती हुई निकल गई, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, इसमें क्या है कि अलग अलग जगह से सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से जल लेकर आती हैं, इसमें मिलती हैं और तत्पश्चात एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। इस तरह से एक नदी का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसा ही इस नदी के साथ भी होता है। इस नदी का उद्गम भी कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, यहां विवाद का कारण क्या बनता है कि
इस महाकाली नदी का उद्गम कहां से होता है। वर्तमान में नेपाल क्या क्लेम करता है, नेपाल क्या दावा करता है कि इस महाकाली नदी का उद्गम जो है ये लिम्पियाधुरा से होता है, यहाँ इस क्षेत्र से होता है, लिम्पियाधुरा से होते हुए ये नदी बहती चली जाती है। तो सुगौली की संधि के आधार पर इस नदी के इस तरफ का हिस्सा जो है पूरा ये नेपाल का होगा और इस तरफ का हिस्सा ये भारत का होगा। तो इस कारण से नेपाल दावा करता है कि ये हिस्सा नेपाल के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये तो है नेपाल का स्टैंड। और भारत का स्टैंड क्या है, भारत का स्टैंड ये है कि इस नदी का उद्गम यहां से नहीं होकर के, इस नदी का उद्गम यहां से, इससे बाद में एक नदी आती है जो इसके अंदर मिलती है, इसका उद्गम यहां से, ये जो 1, 2, 3 और 4 आप देख रहे हैं ये स्थानों के नाम है। ये 1 नंबर लिम्पियाधुरा है, 2 नंबर जो इस बिल्कुल तट के ऊपर है, ये इस सीमा के ऊपर है, ये गुंजी है, और तीसरे नंबर पे ये काला पानी, और चौथे नंबर पे ये जो है ये लिपुलेख है। तो भारत मानता है कि महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है और सुगौली की संधि के आधार पर इस नदी के इस तरफ का हिस्सा नेपाल का है और उस तरफ का भारत का है। यानी ये जो क्षेत्र है ये विवाद का कारण बना हुआ है, इन दोनों के मध्य विवाद है कि ये क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत या फिर नेपाल के। तो क्या ये विवाद आज ही उत्पन्न हुआ और क्या इस नदी के उद्गम को लेकर विवाद आज ही है और क्या ये सीमा हमेशा से इस प्रकार नहीं थी, आज ही बना दी गई? तो इसके बीच में थोड़ा सा इतिहास है, इसके पीछे कुछ इतिहास है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, 1816 के अंदर जब सुगौली की संधि हुई, ठीक है, युद्ध के उपरांत जब वहां पे गोरखा साम्राज्य था और युद्ध के उपरांत जब सुगौली की संधि हुई ब्रिटिश और नेपाल हुकूमत के मध्य, तब क्या होता है कि उस समय इसी तरह का मैप बनाया गया जो ये वर्तमान में आज नेपाल ने नक्शा दिखाया है अपना, यही मैप उस समय बनाया गया। तब भी इस नदी का उद्गम यहां से माना गया ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। और इसके बाद में सन 1827 में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना मैप भी जब जारी किया, तब भी इस नदी का उद्गम यहां से बनाया और इस नदी का उद्गम यहां से मानते हुए कहा गया कि इस तरफ का हिस्सा जो है नेपाल का है और इस तरफ से इधर का हिस्सा है जो ब्रिटिश हुकूमत का यानी भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तब तो यही माना गया। लेकिन कुछ समय बाद 1860 के आसपास, 1860 आते आते अंग्रेजों का कुछ मन बदला और उनको ये समझ में आया कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण, ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र की महत्ता बहुत अधिक है चीन के साथ व्यापार को लेकर। सामरिक दृष्टि से तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है ही, साथ में चीन के साथ व्यापार को लेकर ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 1860 के आसपास तत्कालीन राजाओं से ब्रिटिश हुकूमत ने संपर्क साधा और ये तय किया कि काली नदी का उद्गम, ये जो महाकाली नदी है, इसका उद्गम यहां से नहीं मान करके इस क्षेत्र से माना जाए और यहां से मानते हुए कि महाकाली नदी का उद्गम यहां से होता है, इस और का क्षेत्र जो ये क्षेत्र है विवादित क्षेत्र, ये समथिंग 300 किलोमीटर क्षेत्र का है, ये 300 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, इसको ये भारत के हिस्से में आता है और इस इधर का हिस्सा नेपाल के हिस्से में आता है। उस समय क्या है, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इस 300 किलोमीटर के एरिया क्या नेपाल द्वारा सोचा गया कोई छोटे से क्षेत्र की बात है, तो इसके लिए विवाद नहीं किया गया और 300 किलोमीटर क्षेत्र का ये हिस्सा, 300 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा ये ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया और यहां से माना गया कि इस नदी का उद्गम यहीं से होता है और यहां से नेपाल का क्षेत्र शुरू होता है। ठीक है, 1860 के आसपास ये हुआ, तब से लेकर यही चलता हुआ आ रहा था। ठीक है, इस नदी का उद्गम यहां से ही माना जाता आ रहा था और ये हिस्सा है जो भारतीय क्षेत्र के अंदर ही आता था। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ, भारत के आजाद होने के बाद भी ये हिस्सा भारत के क्षेत्र में ही आया, नेपाल का क्षेत्र यहीं से माना गया, इसके इधर से ही माना गया। ये हिस्सा जो है ये विवादित क्षेत्र जो 300 किलोमीटर स्क्वायर का है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही आता था। उसके बाद क्या हुआ, जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है, तब क्या होता है कि तब ये जो जंक्शन देख रहे हैं आप, ये जंक्शन जो है ये तीनों देशों का जंक्शन है। ठीक है, भारत, चाइना और नेपाल तीनों का जंक्शन बनता है यहाँ पर नेपाल के साथ भारतीय सेना द्वारा वार्ता की गई, भारत सरकार द्वारा, तथा भारत की सेना को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। यहाँ पर भारतीय सेना उतर गई नेपाल की समझौते के साथ ही, नेपाल के साथ में सहमति बनाते हुए, और इस एरिया पर भारतीय सेना ने अपने चौकियां वगैरह बना ली, अपनी पोस्ट बना ली और तब से लेकर यहाँ पर भारतीय सेना का ही कब्जा है। ये भारतीय अधिकार क्षेत्र के अंदर ही ये क्षेत्र आता है।
अब विवाद कहां से खड़ा होता है? देखिए, भारत और नेपाल के मध्य संबंध जो थे वो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। नेपाल भारत को अपना बड़ा भाई मानते हुए आया है, ठीक है। संबंध कब खराब होते हैं? 2015 के अंदर इन संबंधों के खराब होने की शुरुआत होती है। होता क्या है, उस समय क्या है कि 2015 में नेपाल ने अपना संविधान बदला। संविधान बदला तो उसने खुद को, जो संविधान बदलने के अंदर भारतीय मूल के वहां पे कुछ नागरिक है जिन्हें हम मधेसियों के नाम से जानते हैं, जो तराई क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उनके लिए कोई आरक्षित पद सर्जित नहीं किए गए, उनके लिए पद आरक्षित नहीं किए गए। इससे नाराज होते हुए भारत सरकार ने क्या किया, इनको जो दी जाने वाली मदद है, जो भारत की ओर से नेपाल को मदद जाती थी, उसे बंद कर दिया। इससे लेकर यहां से भारत और नेपाल के संबंध खराब है ये होना शुरू हो गए। हालांकि इसके और भी कई कारण रहे, क्योंकि नेपाल ने जो संविधान बदला उसके बाद में खुद को जो ये हिंदू राज्य नहीं मानते हुए और खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, और इस तरह के कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी रहे, पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर वो मुद्दा पॉलिटिकल चल जाता है और इसके अंदर ये पेपर में पूछने लायक भी कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। वो भी कारण रहे, लेकिन एक कारण ये भी रहा कि मधेसियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किए गए अलग से। तब से भारत और नेपाल के संबंध जो है वो खराब होना शुरू हुए। फिर ऐसा होते होते क्या हुआ, दूसरा विवाद खड़ा हुआ नवंबर 2019 में, जब भारत ने अपना नया आधिकारिक मैप जारी किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद में दो जो नए यूनियन टेरिटरी वो बनाई गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद में भारत ने नवंबर 2019 में अपना नया आधिकारिक मैप जारी किया। इसके अंदर क्या किया गया कि काला पानी का जो क्षेत्र है वो जो भारतीय नक्शे के अंदर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया, इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई कि ये जो नेपाल का क्षेत्र है इसे भारतीयों ने अपने जो क्षेत्र के अंदर है दिखाया गया है, नेपाल की जमीन पर भारत ने कब्जा दिखाया है, ठीक है। ये विवाद यहां से शुरू हुआ है। तब उसके बाद में हालांकि भारतीय ऑफिशियल्स ने इसका जवाब भी दिया कि ये हमारा ही क्षेत्र है, काला पानी जो क्षेत्र है ये हमारे पिथौरागढ़ में पड़ता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर आता है, और नेपाल ने ये माना कि ये हमारे धारचूला जिले के अंदर आता है, ठीक है। तो ये रहा, यहां से विवाद पुनः प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पीछे कैलाश मानसरोवर है, जो भारत का धार्मिक स्थल है एक। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पहले हमें नाथुला दर्रे से होकर जाना पड़ता था, सिक्किम के थ्रू जाना पड़ता था, जिसमें 5 दिन लगते थे और वो रास्ता भी बहुत खराब था। तो इसको देखते हुए भारत ने क्या किया, इस विवादित क्षेत्र जो आज विवाद का कारण है, इस क्षेत्र से नेपाल की सीमा के साथ साथ होते हुए पिथौरागढ़ से लेकर ये लिपुलेख तक एक 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया। 80 किलोमीटर लंबी लगभग सड़क है ये, इसका निर्माण किया ताकि इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम बनाया जा सके। जो ये यात्रा जो 5 दिन लगते थे यहाँ तक पहुंचने में, इस रास्ते के थ्रू सिक्किम के द्वारा जाने के अंदर 5 दिन लगते थे, वहां 2 दिन का रह गया। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई कि ये जो भारत के द्वारा सड़क बनाई गई है ये हमारे क्षेत्र के अंदर बनाई गई है, इसे पहली बात तो भारत ने बनाया क्यों, और दूसरी बात यदि भारत को सड़क बनानी ही थी तो हमसे वार्तालाप की जाती। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने हमसे वार्तालाप करते, आप हमारे साथ समझौता करते, बैठकर वार्ता होती तो हम आपको सड़क बनाने की इजाजत भी दे देते, लेकिन भारत ने हमसे बिना पूछे ये सड़क बना दी। तब उसके बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय का एक कोट आता है, एक क्लैरिफिकेशन आता है कि भारत ने जो ये सड़क बनाई है ये भारत ने अपने क्षेत्र के अंदर बनाई है, तो इसके अंदर हमें नेपाल के साथ में वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम नेपाल के साथ वार्ता क्यों करें, ठीक है। तो उसके बाद में जब ये सड़क बनाई और नेपाल के जो प्रधानमंत्री द्वारा एलिगेशंस लगाए गए, इसको देखते हुए नेपाल में कुछ स्थितियां बिगड़ने लगी, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, ठीक है। 8 मई की बात है, ये 8 मई को इस सड़क का उद्घाटन किया था। 8 मई को जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस सड़क का उद्घाटन किया जो पिथौरागढ़ से लेकर आके लिपुलेख तक थी, रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। उद्घाटन किया गया कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। इसको देखते हुए नेपाल में स्थितियां खराब होने लगी, विरोध प्रदर्शन होने लगे। तब उसके बाद में कुछ ही दिनों बाद लगभग 15 मई को जो भारतीय थल सेना के प्रमुख है एम नरवणे, जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उनका एक क्लैरिफिकेशन आता है कि इसके अंदर चीन का इन्वॉल्वमेंट है।
चीन के द्वारा उकसाए जाने पर ऐसा नेपाल द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर भी वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और वही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चीन के अंदर भी है। इस कारण से चीन द्वारा नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो हमारे बीच में जो संबंध है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा, ऐसा इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, ये बात थी 15 मई की। अब इसके बाद में स्थितियां कब बिगड़ती है, क्या होता है, 20 मई को नेपाल अपना आधिकारिक मैप जारी करता है, नेपाल द्वारा नक्शा जारी किया जाता है। ठीक है, नेपाल द्वारा नक्शा जारी किया जाता है। उसके अंदर जो अब तक ये रीजन नेपाल अपने क्षेत्र में नहीं दिखाता आया था, पुराने जो अपने मैप थे उनके अंदर ये जो क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं दिखाया जाता था, इस क्षेत्र को, इस पूरे जो चोंच जैसी ये जो दिख रही है आकृति, इसको नेपाल ने अपने क्षेत्र के अंदर दिखा दिया। लिपियाधुरा और ये जो आपका गुंजी क्षेत्र है, काला पानी है और लिपुलेख है, इसे नेपाल ने अपने क्षेत्र के अंदर दिखा दिया। बेसिकली ये 3 जगहों को लेकर विवाद था, लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इसे अपने क्षेत्र में दिखाया, जिसका भारत ने विरोध किया कि ये हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है और नेपाल ने इसे अपने क्षेत्र में दिखा दिया गया। हालांकि ये हिस्सा अभी भी भारतीय सेना के कब्जे में है, भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, लेकिन नेपाल द्वारा अगर इसे अपने नक्शे में दिखाया जाता है तो नेपाल की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस मैप को इसी तरह पढ़ेंगी, फिर एक नया विवाद खड़ा होगा। लगातार इसी तरह से अगर पढ़ते चलेंगे तो फिर एक नया विवाद खड़ा होगा सीमा को लेकर। अब तक जिस प्रकार से भारत और चीन और भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा को लेकर विवाद है, और एक और नया विवाद खड़ा होने की स्थिति बनती है, ये भारत और नेपाल के मध्य है। तो इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि प्रारंभ के अंदर सुगौली की संधि की बात करें तो प्रारंभ के अंदर ये यहां से इसी तरह से शुरुआत में तो इस नदी को माना गया था, इसका उद्गम जो था महाकाली नदी का, बाद में 1860 के आसपास इस नदी को माना गया, ये अलग बात है। अब इस पर नेपाल का स्टैंड क्या है, वर्तमान स्थिति को लेकर नेपाल क्या स्टैंड रखता है। नेपाल का कहना यह है कि देखिए, हमारे यहाँ पर पहले राजा महाराजा का शासन था और जनता की नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र आया, उस लोकतंत्र की स्थापना हुई 1990 के अंदर। ठीक है, नेपाल में काफी लेट तक, बहुत बाद में, यानी समथिंग 1990 के अंदर लोकतंत्र आया था, जनता का शासन 1990 के अंदर आया। तो नेपाल का कहना है कि इससे पहले तो हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, जनता की बात को सुना ही नहीं जाता था। हमारे यहाँ पर 1990 के बाद में जो ये है लोकतंत्र आया है, और इसके कारण अब हम समझने लगे हैं, हमारे पुराना इतिहास अगर उठा के देखते हैं, सुगौली की संधि को उठाकर देखते हैं, तो ये क्षेत्र तो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर आना चाहिए। हालांकि इसको लेकर सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी इस मुद्दे पर वार्ता चली थी, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ सफल नहीं हो पाई, वार्ता अधूरी रह गई थी। ठीक है, तो 1990 के बाद में नेपाल ने माना कि हम लोकतंत्र तो उसके बाद बने हैं, तो हमारी बात को अब यह है कि हमारे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर तो ये हिस्सा हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर आना चाहिए सुगौली की संधि के अनुसार। भारत का स्टैंड क्या है इस पर, भारत का स्टैंड है ये कि सुगौली के संधि के अंदर माना कि शुरुआत में ये क्षेत्र आपके अधीन दिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद में आप ही के देश में जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा इस क्षेत्र को भारत के अंदर दिखाया गया था और इस नदी का उद्गम यहां से माना गया था। ठीक है, ना कि इस एरिया से, और ये एरिया जो है ये पूरा भारत के अंदर ही आता था। ठीक है, 1860 के बाद में, तो 1860 से लेकर आज तक जब ये एरिया भारत के क्षेत्र के अंदर दिखाया जाता था, जो ये विवादित क्षेत्र है, तो आज नेपाल को क्या आपत्ति होती है। और अगर इस बात को भी मान लिया जाए कि 1990 के अंदर आपके यहाँ पर जाकर लोकतंत्र की स्थापना हुई, 1990 के बाद से आप अगर इस मुद्दे के अंदर सोचना शुरू होते हैं तो 1990 के बाद भी, आज 1990 से लेकर 2020 तक काफी समय हो जाता है, इसके अंदर आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, तो आज अचानक इस क्षेत्र को लेकर आपका विवाद किस तरह से प्रारंभ हो जाता है। तो शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि ये चीन के द्वारा नेपाल को उकसाया गया है भारत के खिलाफ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैसा कल हमारे वीडियो के अंदर भी हमने दिखाया था कि भारत और चीन के मध्य किस प्रकार से विवाद है, तो इस प्रकार से चीन द्वारा एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है भारत को उकसाने के लिए। और साथ में चीन ये देखना भी चाहता है कि भारत का इस पर क्या स्टैंड है, भारत किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो ये था सारा विवाद
भारत और नेपाल के मध्य सीमा के विवाद, इसके बारे में हम अपनी क्या राय रखते हैं ये तो हमारे ऊपर है। आगे आगामी देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार इसको किस प्रकार से देखती है। दोनों देशों का स्टैंड यही है। नेपाल का मानना है कि सुगौली की संधि के अनुसार तो ये एरिया हमारा होना चाहिए, और भारत ये मानता है कि सुगौली की संधि के बाद में शुरुआती कुछ समय तक तो ये एरिया चलो मानते हैं कि नेपाल के पास था, लेकिन 1860 के बाद से ये एरिया हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है, और आजादी के बाद भी जो जितने भी मैप आए उसके अंदर ये हिस्सा हमारे क्षेत्र के अंदर था। और अब से पूर्व, अब से अभी 2020 में जो मई के अंदर नेपाल ने जो मैप जारी किया है, इससे पूर्व जो नेपाल ने भी जो मैप जारी किए थे उसके अंदर भी ये हिस्सा भारत के अंदर ही आता था। तो आज ये विवाद का कारण क्या बनता है, क्यों बनता है इस क्षेत्र में विवाद का कारण? तो ये दोनों देशों का स्टैंड है। अब देखें कि आगे क्या होता है। इसके लिए हमें आगामी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा कि दोनों देशों के मध्य किस प्रकार से वार्ता होती है और किस प्रकार से इस मुद्दे का हल निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पूरा मैटर है ये समझ में आ गया होगा कि भारत और नेपाल के मध्य सीमा का विवाद किस प्रकार से है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। धन्यवाद।